मित्रों नमस्कार। आज हम भारत के पहले राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर कुछ प्रकाश डालना चाहते हैं, जिसका प्रमुख कारण उनका जन्म, उनकी जयंती है 3 तारीख को, 3 दिसंबर। उन पे कुछ बात करें उससे पहले भारत की गरिमा। हमारे यहां कहा गया है, परिवर्तानि संसारे मृतः कोवा न जायते सजातो ये न जाते न याति वंश समुन्नितम। अर्थात इस परिवर्तनशील संसार में ऐसा कौन है जो जन्म नहीं लेता और मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। सभी को मरना है, लेकिन उसी का जन्म लेना सार्थक है जिसके जन्म लेने से इस समाज का, इस राष्ट्र का कल्याण हो। इस संस्कृत की बात हो गई। हिंदी में कहा गया, वो व्यर्थ ही जन्मा जगाया देश को जिसने नहीं, जातीय जीवन की झलक आई कभी जिसमें नहीं। एक उर्दू की भी कहावत है, कहा जाता है हजारों साल, शेर है किसी का, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा और पैदा। हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत, यह तमाम भाषाएं जो मैंने प्रयोग की, उनमें जब हम बात करते हैं भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, ये भारत एक तपोभूमि रही है, वसुंधरा रही है। अरे भगवान भी इस धरती पर आने के लिए तरसे हैं। उन्हें विश्व में कहीं जगह नहीं मिली, तब उन्होंने भारत में ही अवतार लिया है, इस पवित्रता के ध्यान में रखते हुए। जिस धरती पर भगवान आए हों, नरलीला की हो, उसमें महामानवों की भी कमी नहीं रही है, उनके पद चिन्हों पर चलने वाले लोगों की कमी नहीं रही है। और उन्हीं में एक रत्न है, भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जिनका जन्म 3 दिसंबर 1884 में भारत के बिहार प्रांत में, बिहार उस समय शिक्षा का एक सर्वमान्य केंद्र था। तक्षशिला नालंदा का इतिहास लौट कर आएगा, आपने पढ़ा होगा। उस बिहार के सारण जिले में, आजकल उसका नाम सिवान हो गया है, जीरादेई नाम के गांव में उनका जन्म हुआ। इसके बाद उनकी माताजी और पिताजी, महादेव सहाय उनके पिताजी थे। उस जमाने में संस्कृत और फारसी दोनों भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे। उनकी मां कमलेश्वरी देवी धर्मपारायण ही थीं, विदुषी हम कह सकते इस मामले में। उन्होंने ही इनको राम कथा, रामायण के विषय में, धार्मिक ग्रंथों के विषय में तमाम शिक्षाएं बचपन में ही सिखा दी। पिता फारसी और संस्कृत के विद्वान थे। जो ही ये 5 साल के पूरे होते हैं, त्यों ही एक मौलवी साहब को बुलाकर इन्हें फारसी की शिक्षा दिलाई गई। ये फारसी की शिक्षा आपने देखा होगा, कई लोग, महादेवी जी ने अपने जीवन यात्रा में लिखा है, मुझे भी बचपन में फारसी पढ़ाई जाती थी, मौलवी साहब आते थे, मैं बेड के नीचे छिप जाया करती थी। शिक्षा दिलाई गई। प्राथमिक शिक्षा के लिए, स्कूली शिक्षा के लिए छपरा, बिहार के छपरा में गए और वहां शिक्षा की। बिहार का प्रांत था, देश के कई प्रांतों में उस समय बाल विवाह की परंपराएं थीं। बाल तो हमारे राजेंद्र बाबू कैसे बच सकते थे? 13 वर्ष की अवस्था होते होते उनका विवाह भी राजवंशी देवी के साथ संपन्न हो गया। साथियों, विद्यालय की शिक्षा पूरी करने के बाद विद्यालय में ही वे एक प्रतिभाशाली छात्र थे, एक्सीलेंट विद्यार्थी, सर्वतोन्मुखी प्रतिभा के धनी थे। और जब कॉलेज की शिक्षा की बेरी आई तो कलकत्ता विश्वविद्यालय में जब एंट्रेंस देने गए तो पहला स्थान आया। विश्वविद्यालय की बात कर रहा हूं, उस समय की प्रथम स्थान लाने वाले प्रवेश परीक्षा में, एंट्रेंस में उन्हें 30 रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान कर दी गई। और इतना ही नहीं, कलकत्ता के कितना प्रसिद्ध कॉलेज, प्रेसिडेंसी कॉलेज रहा है, बड़े बड़े अंग्रेज जहां प्रेसिडेंसी कॉलेज में कानून की परीक्षा, LLB करने के लिए
प्रवेश होता है, एलएलबी करते हैं, एलएलबी के बाद एलएलबी ग्रेजुएशन होता है, एलएलएम किया, गोल्ड मेडलिस्ट, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट पोजीशन लाने के बाद उन्होंने लॉ में ही शोध कार्य प्रारंभ कर दिया, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी, और इस प्रकार वो एक डॉक्टर की उपाधि पा करके बाहर आते हैं और पटना हाई कोर्ट में वकालत शुरू कर दी। कहा जाता है जिस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कोई तर्क दिया करते थे, जितने विरोधी थे, विपक्षी थे, सबके सब जो वकीलों के मुंह में ताले लग जाया करते थे, बोल नहीं पाते थे। कई बार तो जज कहता था, डॉक्टर प्रसाद आप इनकी तरफ से कुछ प्रस्तुत कर दीजिए। माने दोनों पक्षों को निभाने वाले स्वयं वो थे। समय बदलता है, पटना हाई कोर्ट में वकालत करने वाला व्यक्ति, गांधी का असहयोग आंदोलन शुरू होता है बिहार में। शुरू में गांधी जी को देखा, गांधी जी को सुना, लेकिन बहुत मन में भाए नहीं गांधी जी उन्हें। मगर कुछ दिनों बाद जब गांधी का चारों तरफ प्रचार प्रसार हुआ, गांधी के कार्यक्रमों में जाने लगे, गांधी के निकट गए, हमारे कहा जाता है सोना जाने कसे और आदमी जाने बसे। जब ये गांधी के निकट गए तो इनको लगा ये तो साक्षात देवता है, ये तो कल्याण देश के लिए साक्षात महापुरुष है। बापू के चरणों में ही हमारा स्थान है, बापू की प्रेरणा से ही हमें आगे बढ़ना है। और इन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी। वकालत छोड़ने के बाद इन्होंने राष्ट्रीय महाविद्यालय नाम का एक कॉलेज खोला। वो कॉलेज चलने लगा और ये अपना चारों तरफ बिहार में घूम घूम करके त्याग में जीवन बिताते हुए स्वतंत्रता आंदोलन में ऐसे कूद पड़े कि स्वतंत्रता के संग्राम के सेनानी हुए, जेल गए, कारागार के अंदर कोठरियों में रहकर इन्होंने तमाम सारा रचनात्मक कार्य किया, लेखन कार्य किया। तब तक पूरे देश में आग लग चुकी थी स्वतंत्रता की। राजेंद्र बाबू भी उन्हें चमकते हुए एक सितारे थे। 1946 में जब अंतरिम सरकार बनी, पता होगा आपको, कई बार टेलीविजन सुनते होंगे कि 46 में ही नेहरू जी प्रधानमंत्री हो गए थे। जब भारत सरकार, अंतरिम सरकार बनी पंडित नेहरू की, जिसमें वो प्रधानमंत्री बने, उन्होंने अपने प्रधानमंत्री के कार्यकाल में ही, उसी अंतरिम सरकार में ही राजेंद्र बाबू का चयन किया। इनकी योग्यता, इनकी विद्वता, इनकी कार्यनिष्ठा, इनकी क्षमता और इनकी अद्भुत वक्तव्य शैली को देखकर उन्होंने इन्हें खाद्य और कृषि मंत्री का पद दिया। 1946 में मंत्री बन गए, केंद्रीय मंत्री। और उस समय देश में कहीं भूखमरी थी, क्योंकि राम नरेश त्रिपाठी ने अपनी कविता में लिखा था, अन्न नहीं है, वस्त्र नहीं है, रहने का न ठिकाना, कोई नहीं किसी का साथी अपना और बिगाना, बड़े सवेरे से संध्या तक अरे करके कठिन मजूरी, उसके बदले में पाता है आय मजूर अधूरी। चिंतित हैं, आश्चर्यचकित हैं, कृषक विकल हैं दुख से, कौन काढ़ लेता है उनका कौर अचानक मुख से। इस भीषण दुर्दशा को देखते हुए जब उन्हें खाद्य मंत्री का भार मिला, कृषि मंत्री बनाए गए, तो पता है उस समय उन्होंने एक नारा दिया था, अधिक अन्न उपजाओ, खूब अन्न उपजाओ। ये 1946 की बात है। 46 में ही संविधान सभा बन गई, क्योंकि ये था कि देश में अपना संविधान बनाना होगा, अंतरिम सरकार तैयार है। और उस संविधान सभा के अध्यक्ष पद का कार्य हमारे राजेंद्र बाबू को प्रदान किया गया। अध्यक्ष, आज का अध्यक्ष होता तो सारा श्रेय अपने ऊपर ले लेता, मगर नहीं, राजेंद्र बाबू का एक नियम था, जो मेहनत करे उसका नाम आगे आवे। अंबेडकर उन्हीं के नेतृत्व में थे और हमारे देश का संविधान तैयार हुआ। संविधान की जीती जागती तस्वीर जो हम देखते हैं, तो उसमें अगर अंबेडकर दिखाई देते हैं तो एक सिरे पर डॉक्टर राजेंद्र बाबू के दर्शन होते हैं, जिनके विचार, जिनकी भावनाएं उसमें कहीं ना कहीं पल्लवित और पुष्पवित होती हुई दिखाई दे रही हैं। साथियों, 2.5 साल के बाद, स्वतंत्रता प्राप्ति के 2.5 साल के बाद जब संविधान बनकर तैयार हो जाता है, 26 जनवरी 1950 को जब गणतंत्र हमारा लागू होता है, हमारा संविधान लागू होता है, तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर उस समय इनका चयन होता है। राष्ट्रपति चुन लिए जाते हैं। भारत का राष्ट्रपति, उन्होंने सोचा भी नहीं था
पढ़ने लिखने में योग्य थे। कहा तो इतना जाता है कि इतने पढ़ने में होशियार थे कि एक बार परीक्षा में बिना पेपर देखे केवल क्वेश्चन आंसर करना शुरू कर दिया, और करते 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 ये स्थिति हुई। वहां लिखा था केवल 5 प्रश्न कीजिए, इन्होंने 7-8 प्रश्न कर डाले सब। और अंत में है, तुमने कितने कर लिए? कहा होगा कक्ष निरीक्षक ने। इन्होंने कहा अरे अब काटे कौन सा? इन्होंने अंत में वही शुरुआत में लिख दिया, कोई 5 जांच लीजिए। परीक्षक ने लिखा था, कॉपी जांचने वाले ने, मूल्यांकन कर्ता ने इनकी कॉपी में लिखा था कि परीक्षा देने वाला ज्यादा होशियार है अपेक्षाकृत कॉपी जांचने वाले से। सोचिए, अंग्रेजी में लिखा हुआ है। एक्सीलेंट विद्यार्थी, शोध कार्यकर्ता, त्यागमय जीवन, देश प्रेम की भावना से परिपूर्ण। इन भावनाओं से परिपूर्ण जब राष्ट्रपति पद पर चयन हुआ, राष्ट्रपति भवन में पहुंचे, वहां का वैभव ठाठ देखकर उन्हें बड़ी पीड़ा हुई और उन्होंने कहा नहीं, भारत का राष्ट्रपति वैसे रहेगा जैसे भारत का जन जन रहता है। और उस राष्ट्रपति का वैभवशाली महल उन्होंने बना दिया एक साधारण सा घर, 1 कमरा 2 कमरों का घर, बिछी हुई चारपाई, एक कुर्सी, बस ये घर में रहना चाहिए। साथियों, उन्होंने उनकी सभ्यता, उनके संस्कार, उनकी सादगी, सादा जीवन उच्च विचार का नारा गांधी का जो उनके मन में समाया। पता है आप, महादेवी वर्मा ने लिखा है अपने एक संस्मरण में कि राजेंद्र बाबू ने एक बार मुझे दिल्ली में आमंत्रित किया, इसलिए कि राजेंद्र बाबू जी की पौत्रियां महादेवी जी के विद्यालय में पढ़ा करती थीं, वहीं हॉस्टल में रहा करती थी। बड़ा साधारण सा हॉस्टल था, जमीन में बच्चे लेटा करते थे, वहीं पर स्वयं बच्चे खाना बनाते थे। राष्ट्रपति बन जाने के बाद महादेवी जी ने लिखा है, मैंने सोचा अब इनको कुछ परिवर्तन कर दें। उन्होंने कहा क्या बच्चियों के लिए कोई नौकर आदि लगा दिया जाए? साफ मना कर दिया था, नहीं, बच्चियां जैसे रहती आई हैं वैसे ही रहेंगी। इन्हें बिल्कुल गर्व नहीं होना चाहिए कि मैं राष्ट्रपति परिवार की हूं। कहाँ मिलेंगे ऐसे सादगीपूर्ण लोग? इतना ही नहीं, एक बार उनके घर का कोई सदस्य उनकी गाड़ी, बाहर ड्राइवर था, उसमें बैठकर कहीं चला गया, बाहर निकले देखा गाड़ी कहाँ है, पता लगा उन्होंने बहुत डांटा अपने बच्चे को, और वो तत्काल बुला करके ऑफिस में जो टैक्सी का रेट होता है उस पैसे जमा करवाए कि नहीं, ये गाड़ी मेरे लिए है, परिवार के लिए नहीं है। महादेवी जी ने उसमें ये भी लिखा है, हमको भारत की राष्ट्रपति की पत्नी ने आमंत्रित किया कि आप आइए, और एक निवेदन किया कि आप जब राष्ट्रपति भवन आवें तो 2-4 सूप खरीद लावें। सूप जानते हैं ना, जिसमें गेहूं पछोरा जाता है गेहूं चावल। अब आजकल कौन रखता है? पिसा हुआ आटा आता है घरों में, गेहूं कहाँ आता? तो साथियों, महादेवी जी लिखती हैं, मैंने 12 सूप खरीद लिए, और जब 12 सूप में प्रथम श्रेणी कंपार्टमेंट, आजकल तो एसी कंपार्टमेंट हैं, तब तो केवल प्रथम श्रेणी हुआ करते थे, उसका कूबा हुआ करता था। बोली मैं उस प्रथम श्रेणी कंपार्टमेंट जब गई और मैंने चारों तरफ सूप टांग दिए तो जो नज़ारा बना वो देखने वाला था। इतना ही नहीं, वो कहती हैं आश्चर्य तब हुआ जब राष्ट्रपति भवन से चलकर गाड़ी आई थी मुझे लेने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, और वो सूप कहाँ रखे जाएं? चीज 1.5-2 रुपए की, और वो इतना बड़ा बोझा उनको गाड़ी के ऊपर बांधा गया रस्सियों से। जिस समय राष्ट्रपति भवन में वो गाड़ी प्रवेश करती, कहते हैं उस समय दर्शक लोग इतने हाथुर से, अरे कौन ऐसा अतिथि आया है जो ये उपहार लेकर के आया है। महादेवी जी कहती वहां तक तो फिर भी ठीक था, जो ही राष्ट्रपति भवन के सामने में जाकर रुकी, स्वयं राजेंद्र बाबू और उनकी पत्नी दोनों ही दरवाजे पर मेरा स्वागत करने के लिए खड़े थे, और उस भवन की स्वामिन ने मुझे गले लगा लिया। आगे अपनी बात को बढ़ाती हुई कहती हैं, उस दिन उनका व्रत था। उन्होंने पूछा, बहन महादेवी आप क्या भोजन करेंगी? कहने लगी, मैंने कहा जो आप खाएंगे वही खा लूंगी। मैंने सोचा व्रत है, राष्ट्रपति व्रत है, निश्चित रूप से अच्छे व्यंजन होंगे। लेकिन कहती हैं आश्चर्य तब हुआ 2-3 घंटे बिताने के बाद जब भोजन की बारी आई, 3 पाटे जमीन में डाले गए, 3 लोग बैठे, उनकी पत्नी, वो और मैं। 3 थालियां आईं, उन 3 हर थाली में 2-2, 3-3 आलू, 1 गुड़ का टुकड़ा और 1 कटोरी में थोड़ा सा दही था। इतना खाने के बाद राष्ट्रपति मस्त होकर उठ जाते हैं। ये उनकी सादगी का प्रभाव था। साथियों, भारत का आज तक का रिकॉर्ड बना हुआ है
1962 तक, 1950 से लेकर और 1962 तक वे राष्ट्रपति पद पर रहे। कोई आज तक कोई दोबारा नहीं रहा। एक और बड़ी अच्छी बात बता दें, हम लोग बचपन में सुना करते थे एक बात कि राष्ट्रपति तो हमारे यहाँ रबर स्टैंप होता है, अगर इस बात को किसी ने काटा है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने काटा है, राधाकृष्णन ने काटा है। आज किसी में हिम्मत नहीं है। आप कहेंगे कैसे? पंडित नेहरू प्रधानमंत्री थे 1951 में, सरदार जी की कृपा से, पटेल जी की कृपा से जब सोमनाथ मंदिर बना, सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन का जब निमंत्रण पत्र आया, पंडित नेहरू ने यह कहकर मना कर दिया कि हम संविधान पद पर बैठे हुए हैं, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना हुई है, भी हमें किसी मंदिर मस्जिद गिरजाघर ईसाई नहीं जाना चाहिए, हम नहीं जाएंगे। इन्हें भी रोका, मगर राजेंद्र बाबू ने साफ मना कर दिया। बोले पंडित जी, हमारी आपकी मित्रता अपनी जगह है, मैंने जब जन्म लिया था तब मैं राष्ट्रपति नहीं था और जब मरूंगा तब भी राष्ट्रपति नहीं होऊंगा मरने के बाद, इसलिए मैं तो जाऊंगा। शायद आज होता तो तहलका मच जाता और बवाल हो जाता, मगर नहीं, नेहरू जी विवश थे, वो आए। यही नहीं, 5 वर्ष बीतने के बाद जब दोबारा चयन करने की बारी आई, नेहरू जी ने फिर इन्हीं का नाम प्रपोज किया। ये थी उस समय की राजनीति। विरोधी हो तो अपनी बात पर है, वो अपनी जगह पर है। अटल जी स्वयं कहा करते थे, नेहरू जी ने अटल जी से कहा था कि तुम एक दिन प्रधानमंत्री बनोगे, तो साथियों 62 तक रहे। ये उनका त्याग था, उनकी वाणी थी, जिस समय कोई बात कहते थे उसका प्रभाव पड़ता था। इतना ही नहीं, सोमनाथ का मंदिर की बात मैंने आपको बताई। 1962 में मई के महीने में ये अपने पद से सेवानिवृत्त हो जाते हैं, मई 62। और मुश्किल से 8 दिन बाद, मुझे तारीख नहीं याद है, शायद 14 मई को, इन्होंने कोई बंगला वहां नहीं लिया। अब काम खत्म। यही नहीं, अपने वेतन का 60% दान कर दिया करते थे। सोचिए, उंगली में गिनने वाले ऐसे लोग हुआ करते हैं। हमें गर्व है उस बिहार पर, हमें गर्व है राजेंद्र बाबू पर, हमें गर्व है भारत के संविधान पर, हमें गर्व है भारत के नेताओं पर, हमें गर्व है अपने पुराने तमाम अवतीर्ण महापुरुषों पर। 14 मई 62 को ही सामान्य ट्रेन से बिहार आ जाते हैं पटना, और पटना में आकर के कुछ दिन तक तो, जिस समय पटना में वापस आते हैं उस समय बिहार विद्यापीठ के परिसर में, कैंपस में कोई कमरा हमरे में रहे। कुछ दिन सदाकत आश्रम में रहे, लेकिन बहुत अधिक समय नहीं बीता। मई में आए थे 62 में, 28 फरवरी 1963 में इस महापुरुष ने सदा सदा के लिए अपनी आंखें मूंद लीं, चिर निद्रा की गोद में विलीन हो गए। इनके महान त्याग को, इतना ही नहीं, 1962 में ही पंडित नेहरू ने इन्हें भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया था। और होता क्या जाता, आपके तो विरोधी रहे, आप क्यों दे रहे हैं? नहीं, वो अपनी जगह पर है, काम अपनी जगह पर है, कर्म अपनी जगह पर है, धर्म अपनी जगह पर है, कर्तव्य अपनी जगह पर है। राजनीति तो प्रेम से हुआ करती थी। भारत के रत्न बनाए और 28/2/63 को वो सदा सदा के लिए चिर निद्रा की गोद में चले गए। ऐसी जैसी नींद सोए, फिर दोबारा न उठे। इतना ही नहीं, इतने पद पर रहने के बाद भी उन्होंने तमाम सारी पुस्तकें लिखी। साथियों, गांधी जी से इतना प्रभावित हुए कि उनकी गांधी पर 2 किताबें हैं, महात्मा गांधी और बिहार, एक पुस्तक है उनकी। यही नहीं, स्वतंत्रता के बाद से बापू के कदमों में एक पुस्तक है, बापू के कदमों में, और एक पुस्तक है उनकी महात्मा गांधी के चरणों में। आज तो तमाम लोग 1-8% ऐसे अंकुर निकलने लगे हैं जिन्होंने गांधी को देखा नहीं, गांधी के विषय में पता नहीं, जहाँ उल्टा सीधा पाया फेसबुक पे, उस पर पढ़ लिया, वो गांधी की निंदा करने लगते हैं। इसका मतलब अगर आप गांधी की निंदा कर रहे हैं तो आप पूरे बिहार की निंदा कर रहे हैं, राजेंद्र बाबू की निंदा कर रहे हैं। उन राजेंद्र बाबू ने गांधी को कितना समझा था,
ज्यों ज्यों निहारिये नेरे हो नयनन त्यों त्यों खरी निकरे से निकाई। पहले शुरू में गांधी प्रभावित नहीं हुए, लेकिन गांधी का क्रियाकलाप देखकर वो गांधी के भक्त हो गए थे, अनुयायी हो गए थे और गांधी के प्रति समर्पित थे इस समय। और इतना ही नहीं, इसके बाद उनकी पुस्तकें चंपारण सत्याग्रह, गांधी के बराबर साथ रहे, भारत का विभाजन, आत्मकथा जो उन्होंने अपनी जेल से लिखी थी, वो सारी किताबें उनकी हैं। इतना जब कांग्रेस छोड़ी उन्होंने, उसके बाद भी उन्होंने संविधान में को ध्यान में रखते हुए तमाम सांसदों के लिए जो नियम और कानून बनाए, वो आज भी उनका पालन हो रहा है। ऐसे महापुरुष के चरणों में, ऐसे महापुरुष के प्रति मैं अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शत शत निवेदन और प्रार्थना करता हूँ आज के वर्तमान राजनीतिज्ञों से, प्रेरणा लेनी चाहिए ऐसे महापुरुषों से, हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलें, यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।